अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 251 मिलर मॉडिगिलियानीज आर्गूमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे अपना जो डिस्कशन थी हमारी इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड या थ्योरी ऑफ इरेलेवेंस पर। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द मिलर एंड मॉडिगिलियानीज डिविडेंड पॉलिसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेलेवेंस एंड इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के बारे में पढ़ा और हम डिस्कस कर रहे थे रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड की, जिसकी डिस्कशन को आज हम कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स सी, actually the theory of irrelevance was given by Miller and Modigliani, and they build up this argument that why payment of dividend is not relevant to the shareholders, also to the company or firm। यानी हमने बहुत सारे arguments पढ़े और उसमें से काफ़ी सारे मिलर एंड मॉडिगिलियानी से ही लिए गए थे। तो इन्होंने क्या आर्गूमेंट बिल्ड किया कि इन्होंने कहा कि जो पेमेंट है डिविडेंड की वो रेलिवेंट नहीं है, यानी इररेलेवेंट है शेयर होल्डर्स, कंपनीज और फर्म्स के लिए। The arguments that we have discussed about the irrelevance of dividend, most of which we have taken from the theory of Miller and Modigliani, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनकी थ्योरी से लिए गए थे। So let's see, the crux of M&M Miller or Modigliani theory is that the effect of dividend payments on shareholders' wealth is exactly offset by other means of financing. Means that if any company pays dividend to shareholders and does not एक्सटर्नल फाइनेंसिंग दैन इट्स इफेक्ट वैनिशेस। अगर हम कहें कि कोई भी कंपनी है वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है और कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं करती, तो उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, यानी नहीं होता। भाई उन्होंने जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ही नहीं की, यानी उनकी कंपनी में ही इतनी रिटेन अर्निंग थी कि उन्होंने वहीं से डिविडेंड कर दिया, पे कर दिया, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ख़त्म हो जाएगा। There are two basic things which we need to keep in mind, that the two basic assumptions of this theory or argument are that the certainty or the risk level does not change, and also the markets are perfect। वैसे ये हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि रिस्क लेवल और सर्टेनिटी डज़ नॉट चेंज एंड मार्केट्स आर परफेक्ट, ये अनरियलिस्टिक सी थिंग है क्योंकि मार्केट्स परफेक्ट नहीं होती। और हमने ये भी पढ़ा था कि परफेक्ट मार्केट्स कौन सी होती हैं और क्यों नहीं होती। फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। The capital markets being perfect is something which is again not a realistic assumption, as second one is that the risk is also constant is not very realistic either। यानी दोनों चीज़ें, रिस्क तो जितनी ज़्यादा हमने कहा था इन्वेस्टमेंट होगी, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी ही ज़्यादा रिस्क लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि मार्केट्स परफेक्ट नहीं हो सकती। और लेकिन अगर इस अजम्पशन के कह रही है तो हम देख लेते हैं कि क्यों परफेक्ट होती क्या है मार्केट और क्यों नहीं हो सकती। Why capital markets are not perfect? What are the perfect markets? Perfect markets are such capital markets where there are no entry and exit barriers, यानी कोई बैरियर नहीं हो, आप इजीली मार्केट में एंटर हो सकते हो, वहाँ से आ सकते हो, यानी अपने सेलिंग परचेजिंग वगैरह कर सकते हो। People have perfect information, that is the markets are efficient in accessing the information, people behave rationally or shareholders do everything to maximize their profits। हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी, कुछ मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को, कुछ का ये पर्पज़ नहीं होता, जस्ट वो अर्निंग करना चाहते हैं, और इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परफेक्ट मार्केट्स होंगी जिसमें कोई बैरियर्स ना हो, इजीली कोई भी एंटर हो सकता है, लोगों के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो उन मार्केट्स के बारे में, यानी उन्हें पता हो कि कब सेल आउट करना है, कब परचेजिंग करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन, और रैशनली बिहेव करे, यानी उनका बेसिक पर्पज़ क्या हो कि उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करना है। तो इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं वो परफेक्ट मार्केट्स होती हैं। If we look at the stock or security markets practically, we see that these markets lack all these assumptions. That means if the markets will not be perfect, certainly the M&M of irrelevance of dividend would not stand correct। अगर मार्केट परफेक्ट नहीं होगी तो ये जो आर्गूमेंट है ये भी स्टैंड नहीं करेगा। And the second thing is about the risk। that is the risk of every firm remains same forever and does external factors not affect it। यानी
रिस्क जो है फर्म का वो सेम रहे हमेशा और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट ना करें। एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर अजम्पशन विच इज़ वेरी लिटिल इन इट्स डेप्थ। यानी अगर कहूँ रिस्क लेवल हाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट ना करें तब हम कह सकते हैं कि रिस्क लेवल में भी सेम रहे। लेकिन क्योंकि हमें पता है एक तो मार्केट्स परफेक्ट नहीं होती क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जब एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो जो रिस्क लेवल है वो भी सेम नहीं रहता। नाउ द आर्गुमेंट M&M और मिलर एंड मॉडिग्लियानी हैज़ टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट डज नॉट अफेक्ट शेयर होल्डर्स एज दे कैन मेक होममेड डिविडेंड। रिटेंशन किसे कहते हैं, यानी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया, अगर मैं ना भी बताती तो आपको पता होना चाहिए। यानी कितना प्रॉफिट रिटेन करती है कंपनी, यानी रिटेन प्रॉफिट कभी भी अफेक्ट नहीं करता शेयर होल्डर्स को एज दे कैन मेक होममेड डिविडेंड। होममेड डिविडेंड की भी बात की थी कि अगर उन्हें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से जो रिक्वायर्ड रेट है या रिक्वायर्ड डिविडेंड है वो अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती तो वो अपना डिविडेंड खुद क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह से, यानी कुछ शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करते हैं और उनसे जो पैसा आता है कैश आता है वो क्या है अपना डिविडेंड एडजस्ट करते हैं। तो ये होममेड के बारे में बताया था। तो क्यों अफेक्ट नहीं होता कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने बचाया, कितना प्रॉफिट दे रही है, तो क्योंकि वो अपना होममेड डिविडेंड बना सकते हैं। इट मीन्स दैट इफ शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट डिविडेंड और इफ दे गेट लेस डिविडेंड और इफ दे गेट मोर डिविडेंड सो दे आर वरीड और they are not worried or concerned about it. It is not relevant to them. क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, कम मिल रहा हो तो किस तरह से वो करते हैं यही चीज़ें बताई जाएंगी। अगर नहीं मिल रहा तो मैंने आपको कहा होममेड डिविडेंड बना सकते हैं, यानी सेल आउट करते हैं कुछ शेयर्स और उससे पैसा कमा लेते हैं, यानी उनका डिविडेंड आ जाता है। अगर ज़्यादा मिल रहा हो तो वो क्या करते हैं एडिशनल शेयर्स ले लेते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं और इन एडिशनल शेयर से अपना रिटर्न लेते हैं, यानी फर्दर रिटर्न लेते हैं। ठीक है, ना मिल रहा हो तो क्रिएट कर लेते हैं, अगर कम मिल रहा हो तो देन भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए इररेलेवेंट है बिकॉज इफ़ द प्रॉफिट इज़ रिटेन्ड देन द शेयर प्राइस विल गो अप। यानी अगर रिटेन किया जाता है प्रॉफिट, यानी कंपनी अपने पास प्रॉफिट रखती है तो ग्रोथ होती है, यानी शेयर प्राइस क्या होगी इंक्रीज होगी एंड एज अ रिजल्ट दे गेट द बेनिफिट, और उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी ग्रोथ होगी, आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है और अट्रैक्ट भी करेंगे शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी की तरफ। And if they want to convert their benefit into cash, then they can sell a part of their shareholding and realize cash. Obviously, अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेनिफिट तो मिला, यानी शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हुई, बेशक पैसा नहीं था, उनकी शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हुई और शेयर की प्राइस को अगर इन शेयर्स जिनकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है अगर वो कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मार्केट में बेच दो, बेचकर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा, यानी ज़्यादा प्राइस पर बेच दी। And if the dividend has been paid, then their total wealth reduces the market value, but their total wealth remains the same. अगर डिविडेंड पे कर देते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उनकी जो टोटल वेल्थ है रिड्यूसेस द मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, बट देयर टोटल वेल्थ, लेकिन उनकी जो टोटल वेल्थ है वो सेम। अब ये वो किस तरह से, बिकॉज इफ़ वी ऐड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी वो जब सेल कर रहे हैं डिविडेंड पे कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू रिड्यूस, जो उनको डिविडेंड मिल रहा है उस डिविडेंड की अमाउंट उस शेयर की प्राइस के अंदर अगर ऐड कर दी जाए कि वही की वही अमाउंट बन जाती है। डिविडेंड एंड द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर देन इट बिकम द सेम, वही सेम बन जाएगी। यानी शेयर की प्राइस में क्या है, जो डिविडेंड मिल रहा है उसी को ऐड कर दो तो उनके पास वही चीज़ बन जाती है जो उसके पास पहले थी। एज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट डिविडेंड, मीनिंग दैट मार्केट प्राइस विल रिमेन सेम। When Miller Modigliani have seen this from others angle, दूसरे एंगल से देखा, then they said that the firm is not affected by the payment of dividend as it can be offset by external financing. अभी मैंने आप लोगों को बताया एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है तो देन क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It means that if companies pay dividend then obviously it reduces their profit and also cash in the balance sheet. यानी अगर वो करते हैं डिविडेंड पे करते हैं तो obviously उनका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, कि बैलेंस शीट का साइज़ भी रिड्यूस होता है और उसमें कैश की कमी आती है। व्हेन द कंपनी इशूज़ फर्दर शेयर्स टू कवर दिस रिडक्शन और शॉर्टेज ऑफ कैश ऑफ फाइनेंसिंग देन दे गेट कैश एंड द साइज ऑफ इट्स बैलेंस शीट ऑल्सो बिकम्स इक्वल। अब जब उनकी शेयर प्राइस बढ़ी है, यानी वो शेयर्स क्या है, कुछ शेयर्स हैं वो मार्केट में सेल आउट करते हैं शॉर्टेज को कवर करने के लिए, तो क्या होता है उनकी जो बैलेंस शीट है उसका साइज़ इक्वल आ जाता है। जैसे मैंने कहा जो डिविडेंड आता है उसकी अमाउंट को भी ऐड कर देते हो तो सेम अमाउंट बन जाती है।
So we can conclude our discussion that which we will be having in the last few lectures regarding the irrelevance of dividend, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम जो irrelevance और dividend की जो discussion है उसको इस lecture में conclude करेंगे. That M&M Miller and Modigliani's argument in the favor of or from the shareholders perspective and also the firm's perspective is simply that dividends are irrelevant. यानी पूरी की पूरी थ्योरी को कंक्लूड करते हैं. जो इतने सारे लेक्चर्स हमने थ्योरी ऑफ इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पर पढ़े हैं उसमें क्या कह रही है ये बात. इतने सारे आर्गूमेंट्स पढ़े, पर्सपेक्टिव्स पढ़े, एस्पेक्ट्स पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, ये सारी चीज़ें तो वो क्या बताती हैं, डिविडेंड्स आर इरेलेवेंट. काम ही ख़त्म, यानी बस इरेलीवेंट ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके पे करने से, ना पे करने से, इसके बढ़ने से, इसके कम होने से. इधर इट इज़ अ शेयर होल्डर और इट इज़ अ फर्म, यानी ये चाहे शेयर होल्डर को पे किया जा रहा हो या फर्म को किया जा रहा हो, बट विद द अजम्पशन दैट द मार्केट्स आर परफेक्ट एंड द रिस्क लेवल डज नॉट. लेकिन अगर ये अजम्पशन होती है यानी मार्केट परफेक्ट्स हों, और मैंने अभी कहा मार्केट्स परफेक्ट कब होती हैं, और रिस्क लेवल सेम रहे, जो कि अनरियलिस्टिक सी बात है, एंड द टू एजम्पशन प्रैक्टिकली डू नॉट एग्जिस्ट. यानी यही चीज़ कही जा रही है. अगर ये दो एजम्पशंस, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं तो हम कहेंगे कि डिविडेंड्स इरेलीवेंट हैं. लेकिन अगर ये नहीं पाई जाती तो ऑब्वियसली इरेलीवेंट नहीं होंगे. तो ये चीज़ बताई जा रही थी इस थ्योरी में. सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हियर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.